नमस्कार, मैं जनता श्रीओम गौतम। दिल्ली हाईकोर्ट के भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा को बचाने के लिए कपिल सिब्बल ने जो ऐलान किया था, उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि जितना भी इंडी गठबंधन है, यानी कि पारिवारिक पार्टियों का जो गठबंधन है, वो पूरी तरीके से इस भ्रष्ट जज को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कपिल सिब्बल ने इसका समर्थन खुलकर क्यों किया है और कौन सी वो पार्टी है जिसके होने का या जिसका मेंबर या जिसका समर्थक होने का इस जज के ऊपर सबूत भी मिल रहे हैं। ये जो जज है यशवंत वर्मा, इसकी नियुक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर हुई थी 2014 में और उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे धनंजय चंद्रचूड़ और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। यही वजह है कि जस्टिस या फिर कहें कि अनजस्टिस यशवंत वर्मा को समाजवादी पार्टी का जज भी कहा जाता था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और यही वजह है कि जब इस भ्रष्ट जज को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की खबरें आ रही थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस कचरे को नहीं लेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा घर नहीं है। यानी कि इस जज को कचरा कहकर इसका बहिष्कार किया गया था और बाद में चुपके चुपके चोरी चोरी इस जज को शपथ ग्रहण भी करा दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था, जो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी पता था कि अगर ओपनली इसको शपथ ग्रहण कराया गया तो हो सकता है वकील वहां पर हंगामा भी कर सकते हैं। उस इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनने से पहले ये जो यशवंत वर्मा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंडिंग एडवोकेट हुआ करते थे, यानी कि स्थायी वकील हुआ करते थे और उस समय जो सरकार थी वो अखिलेश यादव की थी। अखिलेश यादव की ही कृपा से ये हाई कोर्ट के जज बनते हैं और बाद में ये अपना ट्रांसफर करा लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। उसके पीछे वजह ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ सीनियरिटी के हिसाब से बहुत जल्दी ही किसी भी जज का नंबर न तो कॉलेजियम में आता है, ना ही चीफ जस्टिस बनने की रेस में। इसलिए बहुत से जो जजेस होते हैं, जिनकी जुगाड़ होती है, जिनकी अप्रोच होती है, वो अपना ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट्स में करा लेते हैं जहां जजों की संख्या कम है। अब आते हैं उस बात पर कि बाकी पार्टियां इस जज का, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, जिसके घर पर करोड़ों रुपए की नकदी जलती हुई देखी गई, उसके वीडियो सामने आए और उसको जिस तरीके से पहले दिल्ली हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारे दाव खाली चले गए, क्योंकि बहुत सारे सबूत थे और उन सबूतों को दबाया नहीं जा सकता था। इसलिए इस पूरे मामले में इन हाउस कमेटी बनी और इस इन हाउस कमेटी का भी विरोध किया था कपिल सिब्बल ने। अब आप समझ गए होंगे कि कपिल सिब्बल का इस जज से नाता क्या है। दरअसल कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी की मेहरबानी से ही राज्यसभा सांसद है और चूंकि इस जज पर ठप्पा लगा हुआ है समाजवादी पार्टी को फेवर करने का, उसका समर्थक होने का और उसके द्वारा जज बनने का, तो आप समझ सकते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी तरफ अन्य पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जब अकाउंट सीज किए गए थे ईडी के द्वारा, तब उस मामले में अकाउंट्स को फ्री करने की जो आदेश दिया था वो जस्टिस यशवंत वर्मा ने ही दिया था। दिल्ली गवर्नमेंट का जो एक्साइज स्कैम था, उसमें भी मीडिया रिपोर्टिंग करने वाले प्रमुख चैनलों को प्रतिबंधित किया गया था यशवंत वर्मा के ही द्वारा, जिनमें इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और एबीपी न्यूज जैसे बड़े चैनल शामिल थे, जिनको ये कहा गया था कि जब तक ईडी की कोई प्रेस रिलीज न हो, आप किसी भी तरीके की इस मामले से जुड़ी हुई खबर सनसनीखेज बनाकर नहीं दिखाएंगे। उसी तरीके से आप और एक और चीज देखेंगे कि 2018 में गोरखपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की एक बहुत बड़ी कालाबाजारी कहें या जो भी एक घपला हुआ था और उसमें एक डॉक्टर कफील नाम का व्यक्ति शामिल था, जिसको जेल हुई थी और बाद में उस व्यक्ति को जमानत देने का काम भी इन्हीं यशवंत वर्मा के द्वारा किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यही सारी वजह है जिसलिए
ये पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन अब खुलकर इस भ्रष्ट जज को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। पहले केवल इसको कॉलेजियम बचा रहा है ऐसा पूरे देश की जनता को लग रहा था, लेकिन अब देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि केवल कॉलेजियम ही नहीं, कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही नहीं, बल्कि तमाम जो इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियां हैं वो सब की सब एक साथ आती हुई नजर आ रही हैं इस भ्रष्ट जज को बचाने के लिए, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे इन पार्टियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। और बातें तो अब ये भी हो रही हैं कि जो नकदी पकड़ी गई थी वो अकेले इसकी नहीं थी, उसमें बहुत से जजों का भी हिस्सा था, हो सकता है बहुत से वकीलों का भी पैसा उसमें रखा हो, और ये भी हो सकता है कि इस कमरे को जिसमें आग लगी थी यशवंत वर्मा के घर जो बंगला है उसमें, उसको बहुत सारे वकील और जज एक गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे जहां उनकी नकदियां रखी जाती थी। और अब उन सबको ये डर सता रहा है कि अगर यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको महाभियोग लगाकर बर्खास्त किया जाता है, पद से हटाया जाता है, उसके खिलाफ जांच होती है, और अगर उसने मुंह खोल दिया तो कितने सारे लोग इस पूरे मामले में फंस जाएंगे। इसकी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बार बार इशारा कर रहे हैं, वो बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि यशवंत वर्मा अकेला अपराधी नहीं है, बल्कि उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी सार्क भी है जो इसको बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। अब तक ये पर्दे के पीछे चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से पर्दे के बाहर वो लोग आ गए हैं जो यशवंत वर्मा को कोई भी आंच नहीं आने देना चाहते हैं। इस पूरे मामले में दो सीजीआई तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, संजीव खन्ना वो भी, और वर्तमान के सीजीआई का भी जो रवैया है वो भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर पर्दा ही डालने की कोशिश में ही लगे हुए हैं। अन्यथा वो अब तक इस पूरे मामले में यशवंत वर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच करने के लिए आदेश दे सकते थे एजेंसियों को, जो अब तक ना तो वो देते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही भविष्य में देंगे, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। वो सारा का सारा जिम्मेदारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी सरकार के ऊपर डाल चुके हैं। हमने आपको पहले बताया था कि मैथ्यूज नेंदुपारा ने इसको लेकर पीआईएल लगाई थी, लेकिन बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को भी खारिज कर दिया और ये कह दिया कि अब चूंकि मामला महाभियोग के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अग्रसारित कर दिया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। जबकि संवैधानिक तौर पर महाभियोग की कार्रवाई के दौरान भी एफआईआर और जांच की परमिशन सीजीआई दे सकते हैं, जो कि उन्हीं लोगों के द्वारा यानी कॉलेजियम के द्वारा या कॉलेजियम के जजेस के द्वारा बनाई गई एक रूलिंग के तहत ही है। क्योंकि उसमें ये नहीं कहा गया कि अगर महाभियोग की कार्रवाई चल रही है या पद से हटाए जाने की बात चल रही है तो किसी अपराधी जज के खिलाफ एफआईआर या जांच नहीं हो सकती है। उससे तो बल्कि इसमें मदद ही मिलती कि इस जज को चूंकि महाभियोग में टाइम लगता है, उसके बाद फिर कार्रवाई होगी, इस्तीफा होगा और उसके बाद जांच होगी। अभी चूंकि 3 महीने बीतने को आए हैं, इसलिए अगर उससे पहले ही जस्टिस बीआर गवई थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए इस मामले में दोनों जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी को, ईडी क्योंकि इसमें कैश मिला है तो ईडी भी इन्वॉल्व होता है, और चूंकि ये क्राइम मनी है इसलिए सीबीआई की भी जांच जरूरी है। लेकिन बीआर गवई ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती संजीव खन्ना की लाइन को ही फॉलो करना ज्यादा उचित समझा। हो सकता है वो कपिल सिब्बल के दबाव में रहे हो, क्योंकि कपिल सिब्बल वो व्यक्ति है जो कॉलेजियम को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज्यादा जजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकीलों के एहसानों तले दबे हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो संविधान के प्रति निष्ठा रखने की बजाय कहीं और ही अपनी निष्ठा दिखाते हुए नजर आते हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप उनके अगर फैसलों को देखेंगे तो उसमें लगेगा कि जब भी कपिल सिब्बल सिंघवी खड़े होते हैं तो उनका केस को सुनने का, केस को डील करने का जो तरीका है वो लगभग बदल जाता है।
इस पूरे मामले में ये पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं और देश की जनता को भी समझ जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में ये पार्टियां किस तरीके से भ्रष्टाचार को दबाने के लिए बिल्कुल भी बेशर्म बन जाती हैं। अब केवल कोई अगर इस पूरे के पूरे मामले को रोक सकता है, इस पर लगाम लगा सकता है, तो वो है देश की जनता। और इसीलिए हम बार बार देश की जनता को जगाने के लिए इस तरीके के वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक